इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए बहुत सारा मिसाइल हम लोग लिख लिए। यही क्या था, भारत का मिसाइल कार्यक्रम। एक खाली लिख लीजिएगा, हेडिंग खाली लिख लीजिए, उसको बाद में अगर आप लोग को मिल गया तो लिख लीजिएगा एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एंटी उपग्रह मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, एंटी उपग्रह मिसाइल। अब ये उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह में नहीं समझिएगा, मानव निर्मित उपग्रह के लिए है। ठीक है, तो एक ये मिसाइल हो गया। अब नीचे लिखिए भारत के अन्य मिसाइल कार्यक्रम जो दूसरे देशों के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। भारत के अन्य मिसाइल कार्यक्रम, ये एंटी मिसाइल लिख लिए ना। अब अगला नीचे इसका 2-4 लाइन छोड़ लीजिए, अपने से मिलेगा, लिख लीजिएगा, जो सैटेलाइट को मारेगा शायद। हाँ, क्या लिखे, भारत के अन्य मिसाइल कार्यक्रम जो अन्य देशों के सहयोग से स्थापित किए गए हैं, जो अन्य देशों के सहयोग से स्थापित किए गए हैं, जो अन्य देशों के सहयोग से स्थापित किए गए हैं, डैश दीजिए। डैश देखे लिखिए ब्रह्मोस, ब्रह्मोस। ठीक है, ब्रह्मोस भारत का तो नहीं है, लेकिन रूस के साथ मिलके किया गया है। जैसे राफेल प्लेन बोलेंगे तो भारत का नहीं है, किसके सहयोग से, फ्रांस। ठीक है, अब बाकी हम लोग, अच्छा कितना पेज हो गया अभी तक ये मिसाइल में? चार पेज। देखिए 4 पेज है, अगर आंसर लिखिएगा 4 पेज तो इससे हो गया। एक पेज थोड़ा बहुत आप क्या लिखिएगा, इंट्रोडक्शन जो बताए, DRDO ये सब लिखना। 5 पेज बहुत शानदार आंसर होगा, और कोई चीज़ आप छोड़े नहीं, जो भारत का मिसाइल कार्यक्रम बोलता सब लिख दिए, तो एकदम सही है। बस थोड़ा थोड़ा जो मिले उसको जोड़ते जाएगा। खाली ब्रह्मोस लिख लीजिए। यह भारत तथा रूस द्वारा बनाया गया, यह भारत तथा रूस द्वारा बनाया गया एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह भारत तथा रूस द्वारा बनाया गया एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह भारत तथा रूस द्वारा बनाया गया एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति वाली, यह विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति वाली क्रूज मिसाइल में से एक है। यह विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति वाली क्रूज मिसाइल में से एक है। यह भारत तथा रूस का संयुक्त उपक्रम है। यह भारत तथा रूस का संयुक्त उपक्रम है। उपक्रम। इसे पनडुब्बी, पनडुब्बी समझ रहे, सबमरीन, पनडुब्बी, इसे पनडुब्बी, विमान तथा भूमि कहीं से भी दागा जा सकता है। कहीं से भी दागा जा सकता है।
ठीक है। अब पनडुब्बी अगर ध्यान नहीं आए तो पानी जहाज भी कर सकते हैं, ठीक है, जो नेवी का होता है जहाज, वहाँ से प्लेन से या सतह से। इसीलिए बहुत बार देखिएगा कि चाइना के साथ थोड़ा टेंशन हुआ तो भारत सरकार ने आदेश दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल को डोकलाम वाले रेंज में ले जाया जाए, डोकलाम वाले रेंज में तैनात कर दिया गया उसको। अब वो रेडी है, अगर कभी कोई घटना हुआ, कुछ हुआ तो फिर क्रूज मिसाइल को छोड़ दिया जाएगा। यह 2 नदियों के नाम पर रखा गया है, यह 2 नदियों के नाम पर रखा गया है, यह 2 नदियों के नाम पर रखा गया है। डैश दे के लिखिए, भारत की ब्रह्मपुत्र, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी, और रूस की मास्कोवा, और रूस की मास्कोवा नदी, ठीक है। भारत का ब्रह्मपुत्र और रूस की मास्कोवा नदी, ठीक है, ये हो गया ब्रह्मोस। अब अगर देखिएगा तो अभी रिसेंटली ब्रह्मोस का एक खेप भारत फिलीपींस को बेचा है, ठीक है, क्योंकि अब बना रहा है। तो इसी तरह और भी अगर मिले तो एक आध गो और जॉइंट अगर चल रहा होगा तो जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आइए सीधा सैटेलाइट पे, उपग्रह। उपग्रह में पहले कुछ कुछ बता दे रहे हैं, फिर जो होगा देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले लिखिए निम्न भूकक्षा। ये सैटेलाइट का हम बता रहे हैं पहले क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है, कहाँ पे स्थापित होता है, कहाँ पे नहीं होता। तो लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भूकक्षा, निम्न भूकक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, कैपिटल L, कैपिटल E, कैपिटल O, लो अर्थ ऑर्बिट। खाली लिख लीजिए, फिर हम इसको बता देंगे। पहले जरूरी है कि बहुत बार देखिएगा LEO में स्थापित किया गया, LEO से भेजा गया, ऐसा बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा। इसमें लिखिए इसकी ऊंचाई, ऊंचाई 200 से 2000 किलोमीटर, ऊंचाई 200 से 2000 किलोमीटर। यानी ऊंचाई कहने का मतलब हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ से वायुमंडल में तो 200 किलोमीटर पार करेंगे तो जो सबसे छोटा वाला हम लोग को मिलेगा कक्षा, वो क्या बोलाएगा, निम्न भूकक्षा, LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। पृथ्वी है, पृथ्वी का 200 किलोमीटर यहाँ पे जो कक्षा हम लोग को मिला, यानी यहाँ भी सैटेलाइट कर सकते हैं, इसी को बोलेंगे LEO। तो ये 200 से कितना, 2000, इतना दूरी में जो भी अगर सैटेलाइट फिट होगा उसको LEO बोलेंगे, ठीक है। LEO मतलब निम्न भूकक्षा, वहाँ पे होगा। इसको एग्जाम्पल लिख लीजिए, सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर, हाँ सुदूर, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी, सुदूर संवेदी उपग्रह। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा LEO में किस तरह का उपग्रह को छोड़ा जाता है तो सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ठीक है। इस उपग्रह को कहाँ पे छोड़ा जाएगा, LEO में, और इसका ऊंचाई कितना होगा, 200 से 2000 किलोमीटर। यानी पृथ्वी का जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ से 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर कोई उपग्रह को छोड़ा गया तो उस कक्षा को क्या बोलेंगे, LEO। और जो उपग्रह छोड़ा गया उसको क्या बोलते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। इस तरह का हो सकता है आने वाले समय में कुछ और उपग्रह हो जाए जिसको नज़दीक में छोड़ना है तो LEO पे छोड़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए मध्यम भूकक्षा, मध्यम भूकक्षा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, MEO, MEO, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, MEO। इसका ऊंचाई लिख लीजिए 2000 से 20000 किलोमीटर। यानी पृथ्वी के तल से ही कितना ऊपर है MEO, 2000 से 20000 किलोमीटर MEO,
मध्यम भूकक्षा, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी तल से ऊंचाई 2000 से 20,000 किलोमीटर। इसमें लिख लीजिए कौन सा छोड़ा जाता है, तो नौवहन प्रणाली उपग्रह नेविगेशन के लिए, नौवहन प्रणाली उपग्रह यानी नेविगेशन के लिए, खोजने के लिए, ठीक है, नेविगेशन। तो अगर उस तरह का उपग्रह को छोड़ा गया तो कहाँ छोड़ा गया, MEO में, ठीक है। क्योंकि नेविगेशन करना है तो देखिए, अगर हमको हर बेंच पे नज़र रखना है तो यहाँ से नहीं हो पाएगा, हमको जाना होगा ऊपर, जाना होगा ना। उसी तरह का पूरा पृथ्वी पे नज़र रखना तो हमको कैसे, बढ़ते जाना होगा ना ऊंचाई पे। जितना ऊंचाई जाएंगे उसका दायरा बढ़ेगा, दायरा बढ़ेगा तो नेविगेट करना हमको आसान होगा। मान लीजिए कोई पानी जहाज निकला, ठीक है, अमेरिका से जापान जा रहा है, प्रशांत महासागर होते जाएगा कि ऐसे जाएगा, ऐसे भी जा सकता है लेकिन बहुत लंबा लगेगा, तो वो पीछे से जाएगा प्रशांत, मान लीजिए वो निकला, रास्ता भूल गया, प्रशांत महासागर बहुत बड़ा, अब उसका कनेक्शन टूट गया तो कैसे होगा। तो फिर यही सब नेविगेशन वाला सैटेलाइट क्या करेगा, उसको नेविगेट करेगा या उसके आसपास का जो अथॉरिटी है, जो ऑफिशियल्स है, वहाँ रिपोर्ट भेजेगा कि देखिए ये इतना लैटिट्यूड, इतना लैंग्वेज, इतना अक्षांश, इतना देशांतर पे इस जगह पे है। हो सकता है तो पिक्चर भी भेज देगा कि देखिए यहाँ पे फंसा हुआ। तो जैसे जिसको मिला नोटिस, वहाँ से वो सहायता के लिए या जो भी हो सकता है उसको भेजे के बचा लेगा। तो ये नेविगेशन के लिए हुआ। तो जो लिखा रहे याद रखिए, सुदूर संवेदी, रिमोट सेंसिंग, ये भी उपग्रह का एक प्रकार है, रिमोट सेंसिंग। देखिए रिमोट सेंसिंग होता क्या है, टॉपिक में भी है, क्योंकि उतना समय मिलेगा नहीं तो 5 मिनट में खाली सुन लीजिए रिमोट सेंसिंग। देखिएगा सुदूर संवेदी उपग्रह सिलेबस में है। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है, दूर से रिमोट से कंट्रोल कर देना। एसी है, हम यहीं से कंट्रोल कर दिया, रिमोट सेंसिंग हो गया। उसी तरह अगर हम किसी बिल्डिंग, उपग्रह, टावर पे चढ़ के वहाँ से कोई चीज़ का सेंस कर दे रहे हैं तो वो हो जाएगा रिमोट सेंसिंग, वो कहीं से भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार उपग्रह में तरह तरह के तरंग को डाला जाता है, वो तरंग उपग्रह वहाँ से भेजता है। जैसे ज़मीन में हमको खनिज का खोज करना है तो वो तरंग भेजा, तरंग जो भेजा तो वो तरंग टकरा के लौटेगा। अगर कमज़ोर तरंग होगा तो नहीं लौटेगा, लेकिन मजबूत तरंग होगा, जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, सोनार में पढ़े थे ना, परावैगनिक किरणें, ये वो जो भी है, तो वो टकराया, टकरा के उसका अध्ययन किया जाता है कि कितना मात्रा में वो पहुंचा। तो जितना मात्रा में पहुंचा तो उससे एनालिसिस किया जाता है कि हम भेजे थे 100, हमको मिला कितना 50, तो 50 गया कहाँ, क्योंकि ये बीच में बर्बाद नहीं होता, ऊर्जा नहीं है कि बीच में बर्बाद होगा। तो जो 50 बच गया वो 50 आखिर गया कहाँ, तब फिर खोजा जाता अच्छा ये तत्व हो सकता है जो उस ऊर्जा, उस तरंग को खींच लिया। होता है ना, जैसे अगर मतलब आप जैसे देखिए पानी आप मारिए तो अगर मिट्टी वाला रहेगा तो क्या होगा, मिट्टी उसको सोख लेगा ना, कम मात्रा पानी आपको बाहर मिलेगा, अधिकतर सोख लिया। लेकिन यहाँ पानी मारिएगा तो जितना मारिएगा उतना आपको मिल जाएगा। वही चीज़ बोल रहे हैं, ऊपर से तरंग भेजा गया, जहाँ से टकराया वापस आया, कितना मात्रा, अगर 100 का 100% आ गया तो कुछ नहीं है, अगर 100 से कुछ कम हुआ तो हो सकता है कुछ है वहाँ पे जिसके कारण वो अवशोषित कर लिया। तो जो अवशोषित कर लिया वो चीज़ होता है उसमें। तो ये हो गया रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में किसका ज़्यादातर उपयोग होता है, इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड, जो रिमोट से हम लोग टीवी भी देखते हैं तो वो सब। उसके बाद रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि वहाँ से वो कैप्चर करता है बहुत बार पिक्चर कैप्चर किया, पिक्चर कैप्चर करके भेजता है एनालिसिस करने के लिए साइंटिस्ट लोग को। वो साइंटिस्ट लोग उसको जूम करते हैं, जूम करते करते एकदम जूम करते हैं, उसके बाद स्टडी करते हैं क्या है क्या नहीं है क्या है। तो उस अनुसार जो भी काम होता है वो रिमोट सेंसिंग का काम हो जाता है, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग यही है, उसमें बहुत सारा एप्लीकेशन था, वो उतना तो नहीं है, जो है फिलहाल इधर देख लीजिए, ठीक है। मध्यम हो गया। अब लिखिए उच्च भूकक्षा, हायर अर्थ ऑर्बिट, HEO, हायर अर्थ ऑर्बिट, HEO। उच्च भूकक्षा हायर अर्थ ऑर्बिट, इसे भू तुल्यकालिका, इसे भू
तुल्य कालिका भी कक्षा भी कहते हैं। इसे भूतुल्य कालिका कक्षा भी कहते हैं, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इसी को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी कहते हैं। इसे भूतुल्य कालिका कक्षा भी कहते हैं। ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। छत्तीस 36,000 किलोमीटर। उपग्रह कौन कौन सा हो गया? तो संचार के लिए, संचार, कम्युनिकेशन, मौसम, संचार, मौसम आदि, यानी इस तरह का जो भेजा जाता है इधर भेजा जाता है। ठीक है। अच्छा देखिए, एक क्रायोजेनिक हम लोग जो लिखे थे, क्रायोजेनिक का मतलब होता है लो टेम्परेचर, निम्न ताप, लो टेम्परेचर, निम्न ताप। ठीक है। बहुत कम टेम्परेचर पे जब किसी का बात होगा तो वो क्या होगा? क्रायोजेनिक। और क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, क्रायोजेनिक ईंधन। तो बहुत लो टेम्परेचर पे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसको भेजा जाता तो वो क्रायोजेनिक हो गया। जैसे चंद्रयान में क्रायोजेनिक इंजन लगा था, तो बहुत लो टेम्परेचर यानी द्रवीय हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पे डाल के ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया। उसी तरह लिक्विड ऑक्सीजन को -183 डिग्री में उपयोग किया गया, किसके लिए? ईंधन के तौर पे, तो वो हो गया क्रायोजेनिक। ठीक है, ये हो गया। अब आइए फट से ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट। ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट। देखिए, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये है। तो जब हम लोग को उपग्रह को कैसे घुमाना होगा? ध्रुव के चारों ओर ऐसे घूमेगा, यानी हर ध्रुव को 2-2 बार पार कर रहा है अगर कोई उपग्रह जो हम लोग भेजे हैं, तो ये जो उसका कक्षा होगा, इसी को क्या बोलेंगे? पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा। ये क्या है? बीच में भूमध्य रेखा। अगर हम लोग को कोई उपग्रह को भूमध्य रेखा के आसपास ऐसे घुमाना रहा तो इसको बोलेंगे भूतालिका कक्षा। अभी लिखवा देंगे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और एक जियो सिंक्रोनाइज होता है। जियो सिंक्रोनाइज में क्या होगा? ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, उसमें इसके बराबर नहीं होके ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो देखिए, पृथ्वी है, पृथ्वी में अगर हमको उपग्रह सेट करना है तो हम किसी भी तरह कर सकते हैं ना। ऐसे कर सकते हैं, 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 हर तरह से। तो अलग अलग व्यवस्था करने के लिए अलग अलग चीज़ का हम लोग उपयोग करते हैं। कौन सा उपग्रह कहाँ पे हमारे लिए काम करेगा उसको उसी अनुसार फिट किया जाता है। ठीक है, और उसी को हम लोग PSLV, GSLV सब में बांटते हैं। तो अभी पहला लिखिए क्या? ध्रुवीय कक्षा, पोलर ऑर्बिट। ये चित्र बना लीजिए, लेकिन थोड़ा तेज में। ठीक है, और लिखिए ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह, ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरता है। ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरता है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से गुजरता है। ठीक है, दिख रहा है? ये दोनों नहीं बनाइएगा, सिर्फ ये, सिर्फ इसको बनाइएगा। अभी पोलर ऑर्बिट चल रहा है, सिर्फ ये, कंफ्यूज हो जाइएगा, उस सब नहीं, सिर्फ ये पोलर ऑर्बिट में सिर्फ ये। तो उपग्रह क्या हुआ? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरता है। इसे मुख्यतः वैज्ञानिक उपग्रहों किया जाता है। इसमें मुख्यतः वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपग्रह को किया जाता है। इसमें मुख्यतः वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपग्रह को भेजा जाता है या किया जाता है।
ऊंचाई लिख लीजिए 600 किलोमीटर। ऊंचाई यानी क्या, कहाँ से, पृथ्वी से कितना ऊंचा पे हम लोग भेजेंगे, 600 किलोमीटर। अब लिखिए भू स्थैतिक, भू स्थैतिक कक्षा, स्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू स्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। इस कक्षा में यान प्रतिदिन, इस कक्षा में यान, अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, कक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस कक्षा में यान यानी उपग्रह प्रतिदिन पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। इस कक्षा में यान प्रतिदिन पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। पृथ्वी गति के समान होने के कारण यह स्थिर दिखाई देता है। पृथ्वी गति के समान होने के कारण यह स्थिर दिखाई देता है। यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रहा है, तो इसको भी हम लोग कहाँ छोड़ते हैं, पश्चिम तरफ छोड़ते हैं, और पृथ्वी का जितना गति है उसी के समान गति में इसको हम लोग फिक्स करते हैं। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूम रहा है ये भी साथ में घूमता है, और साथ में घूमते घूमते क्या होता है, हम लोग को स्थिर दिखाई देगा, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी की गति के समान होने के कारण यह स्थिर दिखाई देता है। कक्षा विषुवत रेखा की दिशा में, कक्षा विषुवत रेखा की दिशा में कक्षा विषुवत रेखा की दिशा में तथा पृथ्वी की घूर्णन की दिशा में होता है। विषुवत रेखा की दिशा में तथा पृथ्वी की घूर्णन दिशा में होता है। ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, और उपयोग संचार और मार्गदर्शन के लिए। यानी कौन सा सैटेलाइट भेजेंगे, तो संचार और मार्गदर्शन, नेविगेशन। नेक्स्ट लिखिए भू, इसमें ये चित्र बना लीजिएगा, ये वाला संचार और मार्गदर्शन। नेक्स्ट भू तुल्यकालिका, तुल्यकालिक कक्षा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। वो जियो स्टेशनरी था, या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। हाँ, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस, अब लिखिएगा ना सब छूट जाएगा। लिखिए ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, ठीक है। परंतु ये विषुवत रेखा की दिशा में ना होके अन्य दिशा में होती है, यानी ये चित्र, ये वाला विषुवत रेखा में जो होगा वो जियो स्टेशनरी, जो विषुवत रेखा के छोड़ के, पोलर को छोड़ के होगा वो जियो सिंक्रोनस, ऐसे, या विषुवत रेखा की दिशा में नहीं होती। ठीक है। अब देखिए प्रक्षेपण यान, प्रक्षेपण यान किसको बोलते हैं, रॉकेट। प्रक्षेपण यान यानी जो प्रक्षेप करके यान को छोड़ेगा, प्रक्षेपण यान रॉकेट को बोलते हैं। तो वह यान जो उपग्रह को कक्षा में ले जाने में प्रयोग किया था उसी को बोलते हैं प्रक्षेपण यान। इसलिए गड़बड़ाई में प्रक्षेपण मतलब, प्रक्षेपण यानी छोड़ना, प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट, जिसमें गति का तृतीय नियम का प्रयोग होता है। अब सबसे पहले लिखिए SLV, ये सुने होंगे आप लोग, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल,
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हिंदी में लिख लीजिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल यानी सैटेलाइट को छोड़ने वाला यान, प्रक्षेपण। ये था भारत का पहला प्रक्षेपण यान जिससे रोहिणी उपग्रह को 1980 में सफलतापूर्वक छोड़ा गया। अगर पूछा जाएगा रोहिणी उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था तो SLV। 1980 में रोहिणी को सफलतापूर्वक इसी यान से छोड़ा गया था, क्योंकि ये सब यान का नाम है SLV। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ASLV। हाँ, ASLV एग्यूमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान, हिंदी में इसको बोलते हैं संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान। ठीक है, खाली इसमें लिख लीजिए यह SLV से 3 गुना अधिक, या SLV से 3 गुना अधिक 150 kg के भार ले जाने में सक्षम है, या SLV से 3 गुना अधिक, या SLV से 3 गुना अधिक, यानी ASLV SLV से ज़्यादा मजबूत होगा, 3 गुना ज़्यादा ले जाएगा, या SLV से 3 गुना अधिक 150 kg के भार ले जाने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट PSLV, इसी का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। इसका फुल फॉर्म लिखिए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, हिंदी में लिखिए ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान या प्रक्षेपण यान, एक ही चीज़ है, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन या प्रक्षेपण यान। तो देखिए PSLV क्या करेगा? पोलर सैटेलाइट ऑर्बिट, यानी ये कहाँ बैठाएगा? यहाँ। किसका बात हो रहा है? ध्रुवीय कक्षा। तो ध्रुवीय कक्षा क्या था? ये था। तो PSLV से जब भी हम लोग छोड़ेंगे तो कहाँ जाके छोड़ देगा उपग्रह को? यहाँ, जो पृथ्वी के ऐसे ऐसे चारों तरफ घूमने लगा। तो PSLV ये बहुत ज़्यादा आप लोग सुने होंगे। इसकी शुरुआत 1993 में की गई PSLV 93। ऊंचाई लिख लीजिए 620 किलोमीटर, यानी 620 किलोमीटर के ऊपर ही छोड़ देगा। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? यान, रॉकेट। वो रॉकेट क्या करेगा? 600 किलोमीटर उपग्रह में छोड़ देगा। कौन सा कक्षा में? उस कक्षा में, पोलर सैटेलाइट में। वजन ले जाए, लिख लीजिए 1600 kg, 1600 kg, हाइट 620, वजन 1600 kg, 1600 किलोग्राम तक का भार कोई ले जा सकता ऊपर तक। ठीक है, 1600 kg। 1994 में इसके द्वारा, 1994 में इसके द्वारा, 1994 में इसके द्वारा IRS P2, 1994 में इसके द्वारा IRS P2 को सफलतापूर्वक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। IRS P2 को सफलतापूर्वक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। फिर लिखिए 22 जून 2016, 22 जून 2016। हाँ, नेक्स्ट लाइन, 22 जून 2016 PSLV C-34, 22 जून 2016 PSLV C-34, यानी एक रॉकेट का नाम। इस रॉकेट के साथ 20 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया।
22 जून 2016 PSLV C-34 द्वारा 20 उपग्रह को सफल प्रक्षेपण किया गया। यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-34 रॉकेट नाम का एक रॉकेट था, उससे 20 गो उपग्रह को कहाँ छोड़ा गया? यहाँ पे छोड़ा गया। फिर लिख लीजिए और उसी के नीचे 2017 में PSLV C-37, 2017 में PSLV C-37 104 उपग्रह को ले गया था। ठीक, और लास्ट GSLV जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल या जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल, स्टेशनरी सिंक्रोनाइज सब लिखल है। जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल या जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल दोनों होता है। GSLV, PSLV और GSLV। यानी PSLV क्या करेगा? यहाँ पे पोलर वाला ऑर्बिट में छोड़ेगा। GSLV क्या करेगा? या तो इसमें या उसमें। पृथ्वी का ऐसे हम लोग को चक्कर लगवाना तो वहाँ छोड़ेगा, पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगवाना तो यहाँ छोड़ेगा। तो GSLV लिखिए, वजन 2500 kg ले जाने में सक्षम, ऊंचाई 36,000 किलोमीटर, वजन 2500 kg, ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। ठीक है, यह उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित कर सकता है। यह उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा, लिखा हुआ भूस्थैतिक कक्षा पे स्थापित कर सकता है। ठीक है, ऐसे कौन कौन सा गया है तो एग्जाम्पल लिखिए, GSAT-2, GSAT-2, 3, ये सब किसका उपग्रह का नाम है? इसी से गया है, छोड़ा गया है। फिर लिखिए INSAT-4C, INSAT-4C जो 2006 में, INSAT-4C जो 2006 में असफल रहा, बंगाल की खाड़ी में गिर गया था। 4C 2006 में असफल रहा, जो बंगाल की खाड़ी में गिर गया था। ठीक है, इसको ले जा रहा था INSAT-4C को GSLV, लेकिन ये असफल हो गया और बंगाल की खाड़ी में गिर गया। लेकिन GSAT-2 और 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। और अभी का नेक्स्ट जनरेशन का, यानी अभी के लिए कौन सा आया है? RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान। RLV रीयूजेबल, रीयूज करना, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान। पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान इसका हिंदी में, पुनर्उपयोगी प्रक्षेपण यान, यानी इसका दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। लिखिए, इन्हें अंतरिक्ष में कार्य पूरा करने के बाद, इन्हें अंतरिक्ष में कार्य पूरा कर लेने के बाद, इन्हें अंतरिक्ष में कार्य पूरा कर लेने के बाद पुनः सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतारा जा सकता है। इन्हें अंतरिक्ष में कार्य पूरा कर लेने के बाद पुनः सफलतापूर्वक पृथ्वी पर उतारा जा सकता है। पुनः पृथ्वी पर सफलतापूर्वक उतारा जा सकता है। यानी RLV क्या हो गया? हम RLV नामक रॉकेट से क्या किए? सैटेलाइट को भेज रहे ऊपर। ठीक है, जहाँ भी हमको सेट करना हम यहाँ भेज रहे हैं। इसको हम भेजे, मान लीजिए यहाँ, ये सैटेलाइट को सेट किया और फिर इसको हम वापस कहाँ बुला लेंगे? पृथ्वी पर वापस आ गया, तो इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता था। ये सब का दोबारा उपयोग नहीं किया, ये नेक्स्ट जनरेशन का इस पर काम हो रहा है। ठीक है, तो अंतरिक्ष कार्यक्रम आएगा तो ये सब आपको नहीं लिखना है, हम सिर्फ ये बता दिए कि कहाँ पे कौन सा कक्षा, कौन सा उपग्रह सेट होता है। आएगा तो फिर आपको लिखना होगा उपग्रह के प्रकार, संचार के लिए जो होता है, नेविगेशन के लिए, इसके लिए, उसके लिए वो करना होगा। इसमें इसरो का थोड़ा सा
लिखना होगा, ठीक है। अब सैटेलाइट हो गया होगा तो हम कुछ कुछ फ़ोटो भेज देंगे। खाली 2 मिनट खाली ये सुन लीजिए। एक अगर कंप्यूटर से आता है तो क्या कीजिएगा? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कैन कैलकुलेट एनीथिंग एंड कैन डू एनी वर्क। 2 काम को साथ में कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर के बारे में लिखिएगा। उसके बाद कंप्यूटर का कंपोनेंट, तो 3 कंपोनेंट, एक इनपुट, एक सीपीयू और एक आउटपुट। इनपुट यानी डाटा को कंप्यूटर में डालने के लिए, जैसे कीबोर्ड, माउस, कैमरा, माइक, सब क्या हो गया? इनपुट। सीपीयू का काम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये पूरे कंप्यूटर को संभालता है। सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कब यही होता है, इसमें मदरबोर्ड ये वो सब आता है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ALU आता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सारा काम ये करता है। और फिर एक आउटपुट। आउटपुट यानी आउटपुट देना, यानी जो बाहर निकाल देगा, जैसे स्क्रीन, स्पीकर, ये सब है ना कि हमको रिजल्ट दे देगा। तो अगर कंप्यूटर वाले सेक्शन से क्वेश्चन है तो देखिए, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा तो बहुत बड़ा चीज़ है, वो इतना आसान नहीं है, वो बहुत सी। लेकिन अगर सिंपल आ जाए डाटा प्रोसेसिंग तो आप ये सब लिखिएगा। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का पार्ट्स लिखिएगा। मेमोरी बता दीजिएगा। जब हम लोग डाटा किसी को भी डालते हैं तो वो रेडी नहीं होता, कंप्यूटर में डाल के उसमें प्रोसेस होता है। उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है वो प्रॉपर हमें सेट मिलता है। जैसे अगर हम लोग अभी सबका नाम डाल दें और अगर कंप्यूटर में बोल दे अल्फ़ाबेटिकली सॉल्व कर देना, यानी अल्फ़ाबेटिकली, समझ गए ना, A से Z, तो हम लोग सबका नाम अलग अलग है। तो हम लोग जो डाले वो रॉ मटेरियल हुआ, कच्चा माल। कच्चा माल हम लोग इनपुट के तौर पर डाले। सीपीयू क्या किया? उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करेगा कि कहाँ कहाँ हमको क्या करना है। तो अब उसमें इंस्ट्रक्शन है कि हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सरियाना है, तो अल्फ़ाबेटिकल सरिया दिया। और अल्फ़ाबेटिकली सरियाने के बाद प्रॉपर वो हमको रिजल्ट देगा, आउटपुट, जो हमको सही मिलेगा। तो एक ये हो गया। इसी में देखिए है साइबर लॉ और साइबर कानून, वो थोड़ा सा खाली हम बता दे रहे हैं। देखिए, साइबर जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी ऑनलाइन से रिलेटेड, कंप्यूटर ने ऑनलाइन। ऑनलाइन का जितना भी काम होगा सब साइबर होगा। युद्ध करने का 5वां क्षेत्र है। पहला क्षेत्र भूमि, दूसरा पानी, समुद्र, तीसरा वायु, चौथा अंतरिक्ष, और 5वां अगर युद्ध होगा तो कहाँ होगा? ऑनलाइन। ठीक है, यही हो सकता है। तो जब भी आपके साथ बैंकिंग धोखाधड़ी होता है वो क्या हो गया? साइबर अपराध। अगर किसी का निजता पे खतरा होता है, यानी किसी का कुछ निजी चीज़ को डाल दिया गया, वो क्या हो गया? साइबर अपराध। ठीक है, और भी अगर उसी तरह से कोई डरा रहा हमको ऑनलाइन, वो क्या हो गया? साइबर अपराध। तो ऐसा किसी का मोबाइल हैक कर लेना क्या हो गया? साइबर अपराध। किसी का मोबाइल में जाके, कंप्यूटर में जाके उसका जानकारी ले लेना, साइबर अपराध। तो इस तरह का ऑनलाइन से संबंधित जितने तरह का अपराध होंगे वो क्या होंगे? साइबर अपराध। इसको संभालने के लिए आजकल सरकार साइबर लॉ बनाया है। क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो ये संविधान में कंप्यूटर कोई जानता नहीं था, तो उसका वर्णित नहीं था, तो इसको अपशिष्ट सूची में डाला जाता है। ठीक है, जिसमें सब कोई काम करता है। उसी के तहत हर पुलिस स्टेशन में देखिए क्या हो गया है? साइबर सेल बनता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ, आप वहाँ जाके कंप्लेन कीजिए, वहाँ वो लोग प्रोसेस करता है। तो वो लोग देखता है कि लास्ट लॉगिन कब हुआ, कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से क्या नहीं हुआ, उस अनुसार उन लोग देख के उसको कंप्लीट करता है। तो इसी में है दहशत फैलाना, ठीक है, किसी की डाटा को चोरी कर लेना, किसी का सिस्टम को हैक कर लेना, किसी की निजी वस्तु को सार्वजनिक कर देना, किसी के साथ धोखाधड़ी करना, यही क्या हो गया? साइबर अपराध। यही आपको थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। और साइबर कानून, इसके तहत कानून बना 2002 में भी एक पास हुआ था, जिसके तहत ये सब की सुरक्षा का काम होता है। ठीक, ये हो गया। अब थोड़ा सा लास्ट, अच्छा वो तो हम लोग पढ़े, नाभिकीय ऊर्जा तो पढ़े हैं। नाभिकीय ऊर्जा 2 तरह का होता है। एक नाभिकीय विखंडन। विखंडन यानी बड़ा तत्व टूटेगा। तो बेसिकली हम लोग किसका उपयोग करते हैं?
यूरेनियम 235, 238 ये बेरिलियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, और साथ में एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। यूरेनियम टूटा, बेरिलियम क्रिप्टॉन में, तो ये टूटता है, ये हो गया नाभिकीय विखंडन, टूटना। और ये सब भारी तत्व होता है, इनमें ऑटोमेटिक एनर्जी है, टूट के बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो एक नाभिकीय ऊर्जा हम लोग को इससे प्रदान होता है, यानी जब भी किसी भारी तत्व के नाभिक से हमें ऊर्जा मिलती है तो उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और एक होता है नाभिकीय संलयन, जो हम लोग सौर मंडल में ही पढ़े थे। सूर्य में प्रकाश और ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन जुड़ के क्या बन रहा है, हीलियम। दो छोटे छोटे नाभिक बन के एक बड़ा बन रहा है और साथ में बहुत ऊर्जा निकलता है, तो ये हो गया नाभिकीय संलयन, ये नाभिकीय विखंडन। याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन अगर भूल जाइए चित्र से, बड़ा है ये टूट जाएगा छोटा छोटा में, और नाभिकीय संलयन क्या होगा, दो छोटा छोटा मिलके बड़ा हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना तो वहाँ पे हाइड्रोजन बम वाला सिद्धांत लागू होगा, बहुत ऊर्जा निकलेगा। और ऊर्जा का आप स्रोत देख लीजिए, सूर्य हम लोग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, फिर भी हम लोग को जबरदस्त ऊर्जा मिल रहा है कि नहीं, तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। नाभिकीय विखंडन का उपयोग हम लोग परमाणु बम में करते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब का उपयोग हम लोग परमाणु विस्फोट में करते हैं। ये हाइड्रोजन ही जनरली होता है, इस पे अभी रोक लगा हुआ है, ठीक है। ये दो बात है। इसी में क्या होता है कि जैसे नाभिकीय षड्यंत्र बनता है तो उसमें 3-4 चीज़ आता है, जैसे ईंधन के तौर पे हम लोग यूरेनियम यूज़ किए। एक होगा मंदक यानी जो न्यूट्रॉन गति करेगा, न्यूट्रॉन से इसको जो तोड़ते हैं हम लोग, तो उसका गति को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ग्रेफाइट का छड़ और 1-2 मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जो सोखता है उसको। दूसरा कूलेंट, ठंडक, यानी इतना गर्म होने लगता है, इतना ठंडा होने लगता है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, DTO को यानी हेवी वाटर को वहाँ फ्लो करते हैं ताकि वो ठंडा करे, दुर्घटना होना। और एक कंक्रीट का दीवार चारों तरफ हम लोग बिछाते हैं, क्या है कि अगर जरा सा भी इसमें लीक हुआ तो बाहर निकलने लगेगा इसका रेडिएशन, जो बहुत घातक होगा, तो कंक्रीट का दीवार से इसको छेकते हैं। तो ये सब नाभिकीय षड्यंत्र के लिए ज़रूरी हो जाता है, क्या होता क्या नहीं। अब इसी के तहत बहुत सारा संधि हुआ है। संधि कहने का मतलब ये बहुत खतरनाक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा खतरनाक। हिरोशिमा और नागासाकी में देख लीजिए 1 लाख पब्लिक मर गया और अभी तक उसका परिणाम मिल रहा है, तो इसलिए इसके प्रयोग पे रोक है। इसी के तहत बहुत सारा संधि हुआ, जैसे CTBT पढ़ेंगे, और प्रसार संधि, यानी अब आप नाभिकीय ऊर्जा का ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। उसके बाद आपका एक होगा क्या, एक होगा आपका ये परीक्षण के लिए रोक, यानी अब आप परीक्षण नहीं कर सकते, एक बार कर लिए तो कर लिए, अब नहीं कर सकते। इसीलिए सब देश के पास ये नहीं है, सब देश दूसरा देश से मांग रहा है। भारत कर लिया, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि संधि है। लेकिन इस संधि में 3-4 चीज़ है, 5-6 देश है जो पूरी तरह परमाणु संपन्न है, अमेरिका, इजराइल, रूस, ये सब। ये लोग तो दबाव डाल रहा है कि भारत साइन कर दे, लेकिन भारत साइन नहीं कर रहा। भारत, पाकिस्तान, इजराइल, ये लोग विरोध कर दिया, बोला कि आप तो अपना समय में पूरा परीक्षण कर लिए, आप तो अपना यूज़ कर लिए, हम लोग का क्या, हम लोग को भी नया टेक्नोलॉजी में आने दीजिए। तो इसीलिए भारत साइन नहीं किया है, इसलिए ये पूरी तरह लागू नहीं हुआ। उसको हम भेज देंगे, ठीक है, हम भेज देंगे, एक बार देख लीजिएगा। CTBT है और NTPT का कुछ करके है। और भारत कौन सा नीति पे चलता है, नो फर्स्ट यूज़। भारत पहले कभी परमाणु हमला नहीं करेगा, इसलिए जब साइन हो रहा था तो भारत उस पर साइन नहीं किया, और साइन नहीं करके सिर्फ एक बात बोला कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे कोई यूज़ किया तो दोबारा हम छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बोला कि मेरा पड़ोसी देश ऐसा है कि हम कुछ नहीं बोल सकते। तो इसलिए नो फर्स्ट यूज़ NFU की नीति पे भारत चलता है कि पहला प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो ये हो गया आपका परमाणु ऊर्जा थोड़ा बहुत हम लोग लिखे थे, और बाकी जो मंदक है उसको हम आप लोग को भेज देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, साइंस टेक भी लगभग जहाँ तक मेरा था हम कंप्लीट आज कर दिए, ठीक है, छूटा नहीं है, कोई चीज़ छूटा, लगभग हम छू दिए हैं। खाली वो बोले थे कि स्वास्थ्य वाला मैडम के पास है और बायोटेक मैडम पास है, तो वो बाकी हम अपना कर दिए।
बाकी आप लोग करते रहिए, कोई दिक्कत होगा तो हम हैं, ठीक है। कुछ कुछ हम आज फिर भेज देंगे, आज भेजे थे वो सब देख लीजिएगा, आज भी कुछ कुछ भेज देंगे, आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगा, लिख लीजिएगा। और कभी कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, और फिर समय मिलता है तो देखते हैं, नेक्स्ट कभी आने का मौका मिला तो आएंगे। और अच्छा से अभी तैयारी आप लोग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक सबको, फिर जल्दी मिलते हैं कभी, और आप लोग रिजल्ट लेके बताइए फटाफट, ठीक है। तो यही आशा रहेगा। कोई दिक्कत, डाउट, कुछ कुछ क्लियर हुआ ना, बहुत कुछ अब तो समझ में आया ना। कोई बोलेगा PSLV GSLV क्या है, तो GSLV वो सब कक्षा में हम लोग देते हैं, इसमें देते हैं, ठीक है। सैटेलाइट का खाली आपको देखना होगा कौन कौन सा रिसेंट गया है, उसको लिख लीजिएगा। मौसम के लिए, संचार के लिए क्या गया है क्या नहीं गया, तो फिर हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, ऑल द बेस्ट सबको।